हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें नीचे एक सारणी दी गई है और इसका समांतर माध्य हमसे कहा गया 25 है। साड़ी हम देख रहे हैं, साड़ी में हम देख रहे हैं हमारा वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पे बारंबारता देख रहे हैं हम 6 है। इसकी बारंबारता जो है विलुप्त कर दी गई, एफ है, इसका 6 है, 10 है, 5 है। तो हम देख रहे हैं 10 से 20 की बारंबारता क्या कर दी गई है, विलुप्त कर दी गई है। और इसकी जगह जो है एफ दिया गया है, हमसे एफ का मान पूछ रहा है, जबकि इस श्रेणी इस जो है साड़ी का हमें जो है समांतर माध्य कितना दिया है, 25 दिया है। इस तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं भी किसी की बारंबारता छोड़ के एफ दिया रहेगा या और कुछ जो है लेटर दे सकता है, इस तरह से छोड़ दिया जाएगा, तो उस विलुप्त जो है बारंबारता को यदि हमसे पूछा जा रहा है तो हमें समांतर माध्य दिया रहेगा, तभी जो है आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलिए तो देखते हैं हम गिर जो है इसे किस तरह से निकालते हैं एफ की वैल्यू। तो देखते हैं कि समांतर माध्य निकालने के लिए हमें एक ऐसी जो है सारणी बनानी होगी जिसमें जो है 4 कॉलम हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो भी हम जो है समांतर माध्य निकालते हैं, उसके लिए हमें एक ऐसी सारणी बनानी होती है जिसमें जो है 4 कॉलम हो। तो सबसे पहले हम जो है तैयार करते हैं सारणी। तो देखते हैं इस सारणी में पहला जो है कॉलम रहेगा वर्ग अंतराल। पहला जो है कॉलम हमारा किससे रहेगा, वर्ग अंतराल से रहेगा। दूसरा कॉलम क्या रहेगा, बारंबारता। दूसरा कॉलम बारंबारता से। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब यहां पे देखते हैं, बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, मध्य बिंदु को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो चौथा कॉलम में हमारा रहेगा एफ इंटू एक्स। इस तरह से 4 कॉलम की एक सारणी हम बनाए, जिसमें जैसा कि आपको बताए, पहला कॉलम वर्ग अंतराल से है, दूसरा कॉलम हमारा बारंबारता, तीसरा कॉलम मध्य बिंदु और चौथे कॉलम में हम लिखेंगे एफ इंटू एक्स। इस तरह से 4 कॉलम बने हमारे। अब हम इसमें लिखते हैं बारंबारता और वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। प्रत्येक की बारंबारता हम लिखते हैं, इसकी बारंबारता 6 है, इसकी बारंबारता हमें एफ दिया हुआ है, इसकी बारंबारता 6, इसकी बारंबारता 10 और इसकी बारंबारता 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी सारणी क्या हो गई, यहां तक कंप्लीट हुई। आगे हम देखेंगे। अब हम तीसरा कॉलम देखिए। तीसरा कॉलम हमारा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु में आप देखेंगे कि हम वर्ग अंतराल सबसे पहले देखेंगे। और वर्ग अंतराल में देखते हैं, इसमें जो है निम्न सीमा उच्च सीमा है। निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग हम दे देते हैं। तो 0 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे, क्या हो गया, 5। ठीक ना, 5 और 10 20 30, 30 का आधा क्या हो गया, 15, 20 30 50, 50 का आधा 25 और 40 30 70, 70 का आधा 35 और 40 50 90, 90 का आधा क्या हो गया, 45। इस तरह से जो है मध्य बिंदु हम निकाल लिए। क्लियर। आगे हम देखेंगे।
आगे हम लिखेंगे एफ इंटू एक्स, अर्थात एफ और एक्स का गुणा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 6 पंजे कितना हो गया 23, 15 का एफ में गुणा करेंगे तो हम 15 एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 15 एफ। यहाँ 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, अब 35 दहा में हम लिखते हैं 350, अब 45 पंजे हमारा हो जाएगा 225। इस तरह से हमारी साड़ी क्या हुई कंप्लीट हुई। अब क्या किया जाएगा, अब हम बारंबारता का योग निकालेंगे जिसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ। क्या लिखते हैं सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ में आप देखेंगे यहाँ पे एफ है, एफ को छोड़ करके सारी संख्याओं को छोड़ करके सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 6 6 12 10 22 5 27, 27 और प्लस में हम लिख देंगे एफ। ठीक, यहाँ पे एफ एक्स को जोड़ा जाएगा, इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। और सेम उसी तरह से यहाँ 15 एफ को आप छोड़ दीजिए, 15 एफ को छोड़ के सबको जोड़ेंगे 0 0 0 5, अर्थात हो गया हमारा कितना 5। यहाँ पे देखिए 3 और 3 5 8 5 13 2 15 की 5 हासिल लगा 1 2 3 3 6 1 7, 755 हुआ हमारा कितना 755। और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 15 एफ, 755 प्लस 15 एफ हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से सिग्मा एफ बराबर 27 प्लस एफ और सिग्मा एफ एक्स बराबर 755 प्लस 15 एफ। फार्मूला हम लगाते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, चलिए अब इसमें हम देख रहे हैं समांतर माध्य हमें दिया हुआ है कितना 25, समांतर माध्य हमारा 25। सिग्मा एफ एक्स की जगह देखते हैं 755 प्लस 15 एफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 755 प्लस 15 एफ। ठीक, बहुत सही। नीचे बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ। हमें एफ का मान ज्ञात करना है। किस तरह से हल करेंगे, हम यहां कर देंगे बटे 1। क्या कर दिए बटे 1 करके हम क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं, अर्थात 25 का गुणा हमारा हो जाएगा 27 प्लस एफ में। 25 का गुणा किसमें हुआ 27 प्लस एफ में हुआ, और 1 का गुणा आप 755 प्लस एफ में करेंगे तो सेम वही हमें जो है पूरी राशि उतर के चली आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 755 प्लस 15 एफ। चलिए 25 गुणा 27 में करिए, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगा 17, और 25 दूना 50 17 67 हो गया, अर्थात 675 प्लस 25 का गुणा एफ में करेंगे कितना आ गया 25 एफ इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। अब हम क्या करेंगे एफ एक तरफ करिए, बाई तरफ अंक को जो है क्या कर दीजिए दाहिनी तरफ कर दीजिए। तो यहाँ है 25 एफ और 15 एफ इधर लाएंगे माइनस 15 एफ इक्वल टू यहाँ है 755 और 675 उधर चला जाएगा माइनस 675। 25 में से 15 को आप घटाएंगे, 25 में से 15 घटाए हमारा आया 10 एफ बराबर, इसमें 755 में से 625 घटा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 5 में से 5 गए 0 और 5 में 7 नहीं जाएगा एक उधर, 15 में से 7 गए 8। 10 एफ की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी 80। हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एफ बराबर हम लिखेंगे 80 बटे 10, 10 8 80। एफ की वैल्यू निकल के आई 8, जो कि यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक हमें बारंबारता सारणी दी गई थी जिसका समांतर माध्य हमें दिया हुआ है, जबकि जो है यहाँ पे एक वर्ग अंतराल की हमें जो है बारंबारता नहीं दी गई है, विलुप्त कर दी गई है। और वहां पे एफ जो है एफ से प्रदर्शित किया गया, हमसे पूछा जा रहा है एफ की वैल्यू बताइए, जबकि इस जो है इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कितना है 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक ऐसी सारणी बनाते हैं जिसमें कितने कालम हो 4 कालम हो। पहला कालम हमारा वर्ग अंतराल से, दूसरा बारंबारता से, तीसरा मध्य बिंदु और चौथा एफ इंटू एक्स। जैसा कि आप जो है डायरेक्ट मेथड से जो है अगर समांतर बार निकालते हैं तो इसी तरह से कालम बनाया जाता है। हम वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख दिए, बारंबारता लिखे। अब देखिए मध्य बिंदु में हम देख रहे हैं इन दोनों का जो है जोड़ करके 2 का भाग, अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं 5 15 25 35 45 मध्य बिंदु हमारा आ गया। हम इसका गुणा करके एफ इंटू एक्स निकाल लिए। यहाँ पे देखेंगे हम जो है एफ का बारंबारता का योग ज्ञात करते हैं,
बारंबारता का योग हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ है, तो एफ को छोड़ करके सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। एफ को छोड़ करके सारी संख्याओं को जोड़े 27 और प्लस हम लिखते हैं एफ, ठीक। सिग्मा एफ बराबर 27 प्लस एफ। और ठीक उसी तरह से इसमें 15 एफ को छोड़ करके सारी संख्याएं जोड़ दी जाएंगी और सारी संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 755 और प्लस क्या हुआ 15 एफ, अर्थात सिग्मा एफ एक्स बराबर 755 प्लस 15 एफ। फिर हम समांतर माध्य का जो है फार्मूला लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य में दिया गया है 25 बराबर 755 प्लस 15 बटे 27 प्लस एफ बटे 1 करके तिर्यक हम गुणा करते हैं। 25 इसमें गुणा किया 27 प्लस एफ का इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। हम 25 से गुणा करते हैं 27 में 675 प्लस 25 एफ इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। एफ एक तरफ हम करते हैं 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675। 25 एफ में से 15 एफ घटाएंगे 10 एफ इक्वल टू इसमें से घटा रहे हैं 80 एफ बराबर 80 बटे 10। इस तरह से एफ की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, एफ की वैल्यू हमारी आ गई 8। इस तरह से जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सेम इसी प्रक्रिया द्वारा, इसी मेथड द्वारा आप जो है एफ की वैल्यू निकालते हैं। चाहे जहां पे कोई जो है एक को बारंबारता को विलुप्त करके यहाँ पे एफ लिख दे या कोई दूसरा लेटर लिख दे, तो इस तरह से उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक खिलौना है जो कि दिया गया है कि नीचे से अर्धगोले के आकार का है, ऊपर शंक्वाकार है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए कोई खिलौना है, ऊपर से शंक्वाकार है, ऊपर से जो है खिलौना शंक्वाकार और नीचे से जो है अर्धगोलाकार है। इस तरह से हम देख रहे हैं कोई खिलौना है, तो ऊपर से शंक्वाकार है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ऊपर से एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया गया है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हम देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास पूरा हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है इस खिलौने का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक। आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए इस खिलौने में हम देख रहे हैं खिलौने का नीचे वाला भाग अर्धगोलाकार है, ऊपर वाला भाग शंक्वाकार है। अर्थात अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, दोनों के आयतन का योग ही इस खिलौने का क्या होगा, आयतन होगा। तो हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर अर्थात त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें क्या जो है हमें चाहिए, उसकी त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसे यश से प्रदर्शित करेंगे। हमें दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देख रहे हैं शंकु का व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। जब व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर होता है व्यास बटे 2, अर्थात जो है त्रिज्या हमें निकल के आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो जब शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गई तो अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम वही होगी। अतः हम लिखेंगे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी सेम वही होगी 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है खिलौने का आयतन।
हम लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन क्या होगा भाई? हाँ जरा बताइए। खिलौने का आयतन बराबर अर्ध अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो हम यहां पे लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्ध गोले का आयतन प्लस क्या होगा? शंकु का आयतन। चलिए देखते हैं यहां पर। अब देखते हैं हम अर्धगोले का आयतन क्या होगा, आपको बताए 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम देखेंगे यहाँ पे 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं आर की वैल्यू हमें मालूम है 7/2। कितना? 7/2। तो 7/2 का हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। क्या हो जाएगा? 7/2 का क्यूब प्लस शंकु का देखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान क्या है? 7/2। 7/2 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर गुणे एच की वैल्यू 2। देख रहे हैं 2/3 पाई का मान 22/7 और जो है अर्धगोले की त्रिज्या 7/2। तो 7/2 का क्यूब प्लस यहाँ पे हम शंकु में देखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इसका स्क्वायर और गुणे एच की वैल्यू 2। आगे हम देखते हैं 2/3 22/7। 7/2 हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है। 3 बार लिखेंगे और प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/3 22/7, यहाँ 7/2 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है गुणे 2। बस इसी को हम हल कर देते हैं, हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे 7 से हमारा कैंसिल हुआ, 7 से काटे, 2 से कैंसिल कर दिए। ठीक, फिर 2 से हम देखिए 22 को काट सकते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2। क्या बचा हमारा? ऊपर जो है यहाँ 11 आ गया। इसी तरह से इसमें देखते हैं 7 से कैंसिल हो गया और जो है हम यहाँ पे देखिए 2 से काट देते हैं और यहाँ पे 2 से हम क्या काट देते हैं? 22 को काट देते हैं। हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा 11। ऊपर देख रहे हैं 11 गुणे 7 गुणे 7 और सबके बटे क्या आया? 3। ऊपर 11 गुणे 7 गुणे 7 बटे गुणे यहाँ बटे 3 और यहाँ एक 2 हमें बचा हुआ है गुणे 2। ठीक, इस तरफ देखते हैं, प्लस हम लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, यहाँ बचा हमारा 11 गुणे क्या बचा? 7, सॉरी 11 गुणे 7 और नीचे क्या बचा हमारा? 3। देख रहे हैं? बस यही हम जो है हल कर देंगे इसे, यही हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर हम इरेज करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ 7 7 49 और 49 का 11 में हम गुणा करते हैं, 49 गुणे 11, 11 9 99 की 9 हासिल लगा 9, 11 4 44, 44 9 53, अर्थात जो है हमें प्राप्त हुआ 539 बटे क्या आ गया आपका? 6। प्लस हम देखते हैं 11 7 77 और 77 बटे क्या हुआ? 3 हुआ। चलिए इन्हें हम जोड़ देते हैं। यहां पे देखते हैं इसका हर 6 है, इसका हर 3 है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6 3 का एलसीएम 6, 6 1 का 6 एक बार, 1 का गुणा 539 में आप करेंगे तो 539 ही आएगा। और यहाँ 3 दूना 6 2 बार, 2 का गुणा 77 में 2 7 14, 2 7 14 15, कितना आ गया? 154। जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 और 5 1 6, 693 बटे कितना आया? 6 आया। देखिए
9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, 5 5 1 6। चलिए डिवाइड करते हैं हम 3 से। देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 एक का 3 और यहाँ पे 3 दूना 6। हमारा आ गया 231/2, 231/2। और इसे हम अगर जो 2 से डिवाइड कर देते हैं, दशमलव में लाएंगे तो हम देख रहे हैं 231 में हम 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2 कट गया, 3 उतारेंगे, फिर 2 1 का 2 क्या बचा 1, 1 उतारेंगे, 2 पचे 10, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेते हैं, 2 पचे 10। ठीक ना। इस तरह से हमारा आया 115.2 और इसका मात्रक आयतन का क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यही हमारा क्या हुआ, सॉरी 115.5, 115.5 सेंटीमीटर क्यूब और यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से जो भी हमें खिलौना दिया गया था, जो नीचे से अर्धगोलाकार ऊपर से शंक्वाकार था, इसका आयतन निकालने के लिए कहा गया और इसका आयतन हमारा आया 115.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई नाव है जिसकी शांत जल में अर्थात स्थिर जल में चाल उसकी कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह जो है ना बताया जा रहा है कि यह धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा वही दूरी जो है 12 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा प्रतिकूल जाने में उसे 1 घंटा अधिक समय लिया जा रहा है। वह नाव 1 घंटा अधिक समय ले रही है, तो इसमें धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, जब हम जो है नाव एक तरफ जा रही है और जिस तरफ जो है जा रही है उसी तरफ से धारा बह रही है, तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और यदि जो है उसके प्रतिकूल नाव जाएगी अर्थात उसके उल्टी दिशा में जाएगी, तो धारा जो है धक्का दे रही है, नाव इधर से जा रही है उसके प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जाएगी तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगी। ठीक ना, कुल चाल उसकी। जैसे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हवा चल रही हो और हम साइकिल से क्या करते हैं, हवा के साथ हवा की दिशा में जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। वही जो व्यक्ति अगर हवा की उल्टी दिशा में आ रहा है तो उसमें क्या होता है, उसकी चाल जो है क्या होती है, घट जाती है। अर्थात उतना ही बल लगाएगा फिर भी जो है उस चाल से नहीं चल पाएगा, उसकी चाल माइनस हवा की चाल हो जाएगी। और अगर हम हवा की दिशा में जा रहे हैं तो हमारी चाल प्लस हवा की चाल, इस वेग इस चाल से हम जो है आगे गति करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल हम मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल हम देखेंगे हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, अर्थात जो है नाव जा रही है, धारा उस तरफ से धक्का दे रही है, तो चाल कुल हो जाएगा कितना हो जाएगा नाव की चाल 5 है और x की स्पीड से धारा बढ़ रही है, तो 5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और हम क्या देखेंगे, दूरी कितनी है, हमें टोटल दूरी है 12 किलोमीटर। कितना है, 12 किलोमीटर।
तो समय कितना लगेगा जाने में? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी हो गया 12 किलोमीटर और चाल है 5 माइनस यक्स। इतना घंटा नाव को लगेगा धारा के प्रतिकूल जाने में। फिर से एक बार देखेंगे, हम मान लिए धारा की चाल जो है कितनी है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल माइनस हो जाएगी, अगर प्रतिकूल जब भी पूछेगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल अर्थात 5 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी जा रही है? 12 किलोमीटर जा रही है। तो जो है समय कितना लगेगा 12 किलोमीटर जाने में? 4 समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 12 बटे 5 माइनस यक्स घंटा। फिर हम देखते हैं, अब जो है कहा गया धारा के अनुकूल, तो हम निकालेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में ही जो है नाव जा रही है, तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस यक्स, चाल जुड़ जाएगा 5 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा, धारा के अनुकूल कितनी दूरी जा रही? वही दूरी कहा गया है। कौन सी दूरी? वही दूरी। तो वही दूरी अर्थात दूरी हमारी हो जाएगी वही 12 किलोमीटर। अब जो है समय कितना लगेगा नाव को? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी है 12 और चाल है 5 प्लस यक्स, तो इतना घंटा हमें जो है अब जाने में लगेगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए आप, धारा के प्रतिकूल नाव जा रही है तो उसे समय लग रहा है 12 बटे 5 माइनस यक्स घंटा, और धारा के प्रतिकूल और अनुकूल जा रही है तो उसे समय लग रहा है 12 बटे 5 प्लस यक्स घंटा। लेकिन इसमें कहा गया है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। प्रतिकूल जाने में 1 घंटा समय अधिक लग रहा है, अर्थात उल्टी दिशा में जो जा रही है नाव, तो निश्चित है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो वही दूरी जो है चलने में उसे जो है ज्यादा समय लगेगा। इसमें कहा कितना जो है 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, अर्थात यह दूरी जो यह समय जो है, यह समय इस समय से 1 घंटा क्या है? अधिक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम, नोट करिए आप। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए, धारा के प्रतिकूल था 12 बटे 5 माइनस यक्स घंटा और धारा के अनुकूल 12 बटे 5 प्लस यक्स घंटा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 1 घंटा यह ज्यादा समय ले रहा है, 1 घंटा यह ज्यादा समय ले रहा है और यह 1 घंटा कम समय ले रहा है। 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अर्थात इसमें से हम 1 को घटा दें तो दोनों समय क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चूंकि धारा के प्रतिकूल जो भी समय लिया जा रहा था नाव द्वारा 1 घंटा अधिक समय लिया जा रहा था, इसमें से 1 हम घटा दिए, दोनों समय क्या हो गए? बराबर हो गए। अब जो है हम इसे हल करते हैं, यहाँ पे 12 बटे 5 माइनस एक्स, और इसे इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा 12 बटे 5 प्लस एक्स बराबर 1 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 1। एलसीएम हम इसका लेते हैं, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, तो दोनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स। 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स से कैंसिल हुआ, 12 में गुणा होगा 5 प्लस एक्स का, किसका? 5 प्लस एक्स का गुणा, माइनस लगाते हैं, 5 प्लस एक्स से कैंसिल हुआ, इस 12 में गुणा होगा किससे? 5 माइनस एक्स से, बराबर क्या आया? 1। चलिए इधर देखते हैं, अब हम देखेंगे 12 का गुणा 5 में 5 प्लस एक्स में करेंगे तो 12 पंजे 60, और फिर 12 का गुणा एक्स में प्लस 12 एक्स। फिर यहां पे देखेंगे माइनस 12 का 5 है तो 12 पंजे 60 माइनस में हो जाएगा,
और फिर जो है -12 गुणा x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x प्लस 12x बटे नीचे देखिए 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हमारा आएगा 1। यहाँ पे देखिए 60 प्लस है 60 माइनस है, कट गया 12x कितना हो जाएगा 24x 24x बटे 5 बचे 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 1। इसे हल करना है, हम बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं। बटे 1 करके तिर्यक गुणा आप करेंगे, यहाँ पे 24 गुणा 1 में 24x बराबर 1 का गुणा 25 माइनस एक्स स्क्वायर में तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर सेम यही उतर गया। सबको हम बाएं तरफ करेंगे तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस 24x 25 भी इधर जाएगा माइनस 25 बराबर 0। इस तरह से हम देख रहे हैं हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हल करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी धारा की चाल होगी। 25 से हमें लाना है 24 तो 25 एक का 25 में से एक घटा देंगे 24 अर्थात एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे प्लस 25x माइनस 1x माइनस 25 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं x हमारा कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x प्लस x यहाँ पे कैंसिल हुआ बचा क्या 25 माइनस यहाँ पे का क्या लेंगे आप, यहाँ पे जो है माइनस 1 लीजिए कॉमन तो 1 का भाग देंगे x में तो x माइनस माइनस प्लस 25 बराबर क्या हुआ 0। चलिए आगे देखिए, इधर हो गया। देखिए x प्लस 25 दोनों में है कॉमन तो x प्लस 25 हम लिखे और क्या बचा हमारा x माइनस 1 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट ले लेते हैं, x प्लस 25 बराबर 0 तो x बराबर हो गया माइनस 25 जो कि संभव नहीं होगा क्योंकि धारा की चाल जो है ऋणात्मक नहीं होगी तो हम लिखेंगे संभव नहीं। दूसरा हम लेते हैं ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 1 जो कि पॉजिटिव है और यह जो है मान्य होगा तो हम लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि यही हमारा आंसर होगा। चलिए यहां तक क्लियर करिए और यह जो है द्विघात से संबंधित जो है क्वेश्चन था और विस्तृत उत्तरी में आपसे पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है लगातार जो है इसका रिवीजन करते रहिए और अगर आपको सवाल सही समझ में आए हो तो हमारे चैनल को निश्चित है जो है आप लोग लाइक करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए।